गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम अगेन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। चलिए, तो इकोनॉमिक्स का अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी और बेसिक कॉन्सेप्ट की कुछ चीजें मैं आपको फिर से एक और बार रिवाइज करवा देना चाहूंगा। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी थी। हमें ये पता था कि भैया जब भी अगर इकोनॉमिक्स की बात करें सब्जेक्ट मैटर में तो तीन चीजें आती थी। पहले वांट्स क्रिएट होती थी, मेरे को वो चीज चाहिए, हम उसके लिए एफर्ट्स करते थे और जब हमें वो चीज मिल जाती थी तो हमें वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता था। अगर इस सब्जेक्ट मैटर को और हम चार पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे पहले वो चीज का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद वो क्या होगा? एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड कंजम्पशन मतलब जो यूजर ने परचेज किया वो क्या करेगा? उसे कंज्यूम करेगा। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें बेटा, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाना, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स लगते हैं? एसेंशियल फैक्टर्स की बात करते हैं। एसेंशियल मतलब इंपोर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो लगता है भैया काला लाव। ठीक है, अपने को पूछे कि अपने बाइक का एग्जांपल लिया था कि बाइक कौन से कलर का चाहिए? सर काले कलर का चाहिए, काला लाव। ठीक है, का मतलब क्या होता है? कैपिटल CA कैपिटल, ला मतलब लेबर, ला मतलब लैंड, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्निक। सर टेक्निक का मतलब ये होता है कि हम कौन से कॉम्बिनेशन में रॉ मटेरियल को डालेंगे या फिर कौन से कॉम्बिनेशन में इन फैक्टर्स को यूज करेंगे ताकि हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सके। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अपन फाइनल प्रोडक्ट बना सके उसे हम क्या कहते हैं? टेक्निक्स। बट अलग अलग टेक्निक से कोई भी प्रोडक्ट बनेगा? यस सर डेफिनेटली। तो अलग अलग टेक्निक्स को जो कॉम्बिनेशन बनाओगे, ठीक है, उसका टोटल करोगे उसे क्या बोलते हैं बेटा? टेक्निक मतलब सॉरी टेक्नोलॉजी। टेक्निक वन, ठीक है, टेक्निक वन में आपको दिया है ए और बी इतना इतना लेना है। टेक्निक टू में दिया है ए और बी इतना लेना है। टेक्निक थ्री में दिया है ए और बी इतना लेना है। हर एक में अलग अलग चीजें ली हुई है और तीनों तीनों क्या है? एक सेपरेट टेक्निक है, बट उन सबको क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजी। उसके बाद बेटा हमने देखा था, उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सचेंज, मतलब पैसे के सामने एक्सचेंज करना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो पर्सन ने प्रोडक्शन किया उसको जब पैसा मिला तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट किसे करेगा? लैंड को करेगा, लेबर को, कैपिटल को और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड को करेगा भैया रेंट, लेबर को करेगा वेजेस, कैपिटल को करेगा इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट वो बांटेगा। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, फिर हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज करना। ठीक है, अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कार परचेज करी अपने यूज के लिए तो उसे कंजम्पशन कहते हैं। बट मैंने कार परचेज करी ताकि मैं ओला उबर में लगा सकूं रेंटल पे, ठीक है, तो वो भैया मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो वो मेरा कंजम्पशन नहीं है। कंजम्पशन का मतलब होता है आप अपने खुद के यूज के लिए परचेज करो। फिर हमने डेफिनेशन के बारे में देखा था। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे नाम लिखना है, जिसने भी ये डेफिनेशन निकाली है उसकी बुक का नाम और ईयर भी लिखना है। ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन क्या कहता है? हम जितना पैसे कमाते हैं ना भैया वही अपना क्या है? इकोनॉमिक्स। फिर आता है वेलफेयर डेफिनेशन। सर वेलफेयर डेफिनेशन क्या कहता है? वेलफेयर डेफिनेशन कहता है पैसे कमाने के साथ साथ हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं वो भी अपना क्या है? इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी बोलते हैं भैया पैसे कमाओगे कहां पे लगाओगे, सेटिस्फेक्शन पाओगे वो तो ठीक है, बट आपका रिसोर्सेज बहुत स्कैर है, ठीक है, मतलब बहुत कम है, तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। एक और नया बंदा आता है फिर बोलता है भैया नहीं रुको एक मिनट, आप पैसे कहां से कमाते हो, आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए उसको यूज करते हो, आप स्कैरसिटी भी देखते हो कि रिसोर्सेज कम है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है बेटा कि आपको आज की नीड के साथ साथ फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो वो आती है आपकी ग्रोथ डेफिनेशन। आई होप आपको नाम से आपको याद आ रहा है कि सर डेफिनेशन मतलब क्या क्या अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज जब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, नाम से, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, स्कोप वाली चीजें अपन ने पढ़ी थी। फिर यहाँ पे मुझे ये बताइए, आपका जो इकोनॉमिक्स है बेटा, अपना जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है या फिर आर्ट है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस है या आर्ट है? सर दोनों है। साइंस क्या करता है? साइंस सिर्फ आपको बताता है, लॉ बताता है कि ऐसे होगा। और आर्ट क्या बोलता है भैया? आर्ट आपको वो करके दिखाता है। ठीक है, आर्ट क्या है? करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को प्रपोज करना है, ठीक है, तो जो आपको सिखाता है, ठीक है, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे प्रपोज करना चाहिए, ये लाइन बोलनी चाहिए, वो क्या है भैया? लॉ है। वो आपको साइंस सिखाता है कि ऐसे करना है। आर्ट क्या है? वो बोलता है ला तेरी गर्लफ्रेंड की तरह मैं ही प्रपोज करके जाता हूँ, ठीक है, तो वो जो आपको करके दिखाता है वो बोलते हैं भैया आर्ट। ठीक है, तो साइंस क्या है? साइंस रूल्स बताता है, आर्ट इज एक्शन। ठीक है, चलिए एक और चीज यहां पे
मेरे को आपको दिखानी थी। यस, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। ब्लू वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, बहुत बढ़िया, सुपर भैया, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी थी? हाँ, ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस। बेटा पॉजिटिव साइंस के मतलब है कि फैक्ट के बारे में बात करता है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, वो बात करता है आपका पॉजिटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मतलब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो क्या बात करता है? नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। जो मैच में एक्चुअली क्रिकेट मैच में जो चल रहा है वो फैक्ट है, और आप बैठ के अपने घर पे बैठ के जो सलाह दे रहे हो, इसको बॉलिंग देनी चाहिए, उसको देना चाहिए, इसको नहीं खिलाना चाहिए, इसको खिलाना चाहिए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी अपन ने पढ़ लिया था, पता नहीं हाईलाइट अपन ने किया था बट किधर चला गया। नॉर्मेटिव साइंस एक्सप्लेन व्हाट, देखो ये क्या एक्सप्लेन करता है? आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी एंड व्हाट नॉट आउट टू बी, ठीक है। इट डज रिलेट विद द वैल्यू जजमेंट, जजमेंट के साथ रिलेशन होता है। इट डील्स विद द गुड और बैड थिंग, राइट। ये क्या दिखाता है भैया? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये दिखाता है भैया। ये करना चाहिए था, ये अच्छा है भैया, ये नहीं करना चाहिए था, ये बुरा है। क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में बात करता है। यार ये गलत कर दिया, ये सही कर दिया, ठीक है। जब क्रिकेट का ये एग्जांपल ले लेते, किसी को बॉलिंग दे दी तो बोलते यार इसको नहीं देना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, उसको देना चाहिए था, ठीक है। तो उसे रॉन्ग वाली बात हो गई, राइट वाली मतलब ये सही डिसीजन लिया है, वो राइट वाली बात है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि भैया नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है। अल्फ्रेड माइनस क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव साइंस है। और रॉबिन्स क्या कहते हैं? भैया रॉबिन्स कहते हैं कि आपका पॉजिटिव साइंस है। तो किसने क्या कहा वो भी आपको याद रखना है, इसलिए मैं ब्लू से कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक अपन क्या कर रहे हैं? लास्ट सेशन का रिवीजन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज द बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। भैया ये दोनों है, इकोनॉमिक्स क्या है भैया? दोनों है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। बहुत बढ़िया। अब आती है बात की डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। वेयर डिडक्टिव मेथड इज स्टैटिक एनालिसिस, इंडक्टिव मेथड इज डायनामिक, ठीक है। डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड अगेन एजम्पशन के ऊपर बात करता है। डिडक्टिव मेथड क्या करता है? एजम्पशन के ऊपर बात करता है। और जो इंडक्टिव मेथड है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, ठीक है। मतलब हिस्ट्री पास्ट में कुछ हुआ है या स्टेटिस्टिकल उनके पास कोई डेटा है, उस हिसाब से बात करता है। देखो डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं, आ जाइए बेटा, ठीक है। डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड क्या कहता है? इस इज कॉल्ड प्रायर मेथड। इसे और क्या कहते हैं बेटा? प्रायर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलग अलग नाम है, ये नाम क्या आपको याद रखने पड़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। प्रायर मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एनालिटिकल मेथड भी इसे बोलते हैं। इन दिस मेथड द लॉ और थियरी आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एजम्पशंस। देखो थियरी कैसे प्रिपेयर करते हैं? लॉ एंड थियरी आर प्रिपेयर्ड ऑन एजम्पशंस। एजम्पशंस के ऊपर बेटा थियरी प्रिपेयर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इन दिस मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर्स। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ एक्विमार्जिनल यूटिलिटी, ये सब चीजें कौन बात करता है बेटा? डिडक्टिव मेथड बात करता है। ये सब चीजें क्या है अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे अपन पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना को। क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज फॉलो डिडक्टिव मेथड। क्लासिकल इकोनॉमिक किसे फॉलो करता है भैया? डिडक्टिव मेथड को फॉलो करता है। अब इंडक्टिव मेथड क्या है? आ जाइए बेटा, इंडक्टिव मेथड की बात करें, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अ हिस्टोरिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है। ये क्या करता है? इन दिस मेथड लॉ और थियरीज कैसे बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा? फोकस किया जाता है। इन दिस मेथड लॉजिक प्रोसेस फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल, पॉपुलेशन थियरीज, ये चीजें भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ चीजें इसमें से आपको पढ़ने वाली है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स फॉलोज द इंडक्टिव मेथड, ठीक है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक है वो डिडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो अभी की बात कर रहे हैं, जो अभी के जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करते हैं? इंडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक, डिडक्टिव को, और जो मॉडर्न अभी जो नए वाले इकोनॉमिस्ट है वो किसे फॉलो करते हैं? इंडक्टिव को फॉलो करते हैं। मतलब अपने को इतना समझ में आता है सर, डिडक्टिव का मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब डिडक्टिव का मतलब ये होता है कि एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। आपको अगर यहाँ पे लिखना हो तो आप जरूर से लिख सकते हो, एजम्पशंस बेस्ड ऑन एजम्पशंस,
ठीक है, अगर आपको इतना भी पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें याद आने लग जाएगी। और दूसरी चीज, अगर आप इतना पढ़ोगे और फिर आप टॉपिक पढ़ोगे, दैट विल बी इजी फॉर यू। और बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। तो आप जल्दी से डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड को हाईलाइट कर लीजिए, जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा, फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए। हो जाए तब बताइए डन डन डन। हो जाए तब बताइएगा डन डन डन। अरे भाई हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? चलिए, डन। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स। भैया प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भैया, ये बता दीजिए। मतलब इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्या है, हमें को पढ़ना क्या है। पहले तो हमने पहले लेक्चर में ही देखा था कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि भैया हमारे पास पैसे कम है, रिसोर्सेज कम है। ठीक है, रिसोर्सेज आपके पास कितने भी होते हैं ना, उसे कम ही लगते हैं। ठीक है, उसे क्या लगता है अपने को बेटा, अपने को वो रिसोर्सेज कम ही लगते हैं। हमारे पास कितने भी रिसोर्सेज हो वो अपने को कम ही लगते हैं। ठीक है, और हमारी वांट्स जो होती है ना वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। सर कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम? सेंट्रल प्रॉब्लम ये है कि चलो आपके पास रिसोर्सेज कम है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो उसके पास भी रिसोर्सेज कम है। अब वो क्या सोचेगा कि भैया मैं प्रोडक्शन क्या करूं, मतलब लोगों को क्या चाहिए, मैं क्या प्रोड्यूस करूं, मैं कब प्रोड्यूस करूं, मैं किसके लिए प्रोड्यूस करूं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ सर बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, चलो बुक से पढ़ते हैं कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एवरी इकोनॉमी शुड फेसेस सम प्रॉब्लम। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी देखिए नीचे दिए गए हैं एज फॉलोज, ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, आ जाइए कौन से प्रॉब्लम है सबसे बड़े मेजर प्रॉब्लम। तीन मेजर प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं और वो कौन से हैं? सबसे पहले आपको बताया गया है व्हाट टू प्रोड्यूस, भैया क्या प्रोड्यूस कर। ठीक है, आप क्या प्रोड्यूस करें, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब कौन सी टेक्निक का यूज करें, कौन सी टेक्निक का यूज करें। आपको पता है बेटा टेक्निक में क्या था, आपको पता है कि अलग अलग टेक्निक थी। या तो आप लैंड को लगा सकते हो, एक लैंड लगाया, ठीक है,
दो कैपिटल को लगाया तो प्रोड्यूस कर सकते हो, एक लेबर को लगाया, दो लैंड को लगाया तो भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक में से कौन सी टेक्निक का यूज करना है वो अपने को जानना जरूरी है। और तीसरा आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब कौन से लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, अपर लेवल के लोगों के लिए या लोअर लेवल या फिर मिडिल लेवल के लोगों के लिए। चलो आ जाइए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। इफ अ प्रेजेंट, if the present is given importance, the resources are diverted for the production of consumer goods. If future is given importance, the resources are delivered for the production of a capital goods. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बेटा कि अगर हम ये सोचे कि हमें आज की नीड को ही हमें सेटिस्फाई करना है तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे सर, हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर हम इंपोर्टेंस किसे दे रहे हैं, इंपोर्टेंस गिवन फॉर, कहाँ गया, प्रेजेंट इज गिवन इंपोर्टेंस, अगर प्रेजेंट को इंपोर्टेंस देंगे तो हम क्या बनाएंगे, कंज्यूमर गुड्स, मतलब हम आज ही यूज कर सके ऐसे गुड्स को बनाएंगे। और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, अगर हम फ्यूचर इज गिवन इंपोर्टेंस, अगर हम फ्यूचर को इंपोर्टेंस देंगे, सिंपल सी बात है, तो हम क्या बनाएंगे, कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा, बट स्टिल सिंपल वर्ड में बता दूं कि ये आपका एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो आप बचा के रखते हो, सेविंग करते हो। समझ में आ रही है बातों को। तो आप क्या भैया क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या मुझे आज के बारे में सोचना चाहिए, मतलब कि अगर आज की यूज की बात करें तो आज में आपको यूज आए ऐसी चीजों को आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर आपको फ्यूचर के लिए सेविंग करो ऐसी चीजों को आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, कंज्यूमेबल चीजों को प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें, या फिर कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन और पूरी चीजें आपको आगे आने वाली है। सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि दिस इज वन टाइप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन में हमने देखा था टेक्निक्स, ठीक है, अभी मैंने रिवाइज करवाया, टेक्निक्स देखी थी। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक का मैं यूज करूं। ठीक है, आपको हो सकता है कि भैया बोल रहे कि अगर आप एक लैंड यूज करिए, वन पार्ट ऑफ लैंड, और आप एक लेबर का यूज करिए तो भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आपको बोल रहे हैं एक काम करिए ना, एक लैंड आपके पास नहीं है सर, एक काम करिए आप दो कैपिटल का यूज करिए और एक लैंड एक लेबर का यूज करिए तो भी आपका वो प्रोडक्ट बन जाएगा जो आप बनाना चाहते हो। मतलब आपके पास अलग अलग टेक्निक है, तो कौन सी टेक्निक का यूज करें, हाउ टू प्रोड्यूस, ये बात आपको समझ में आ सकती है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, यहां से बुक से अपन देख लेते हैं। दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम रिसोर्सेज। ये प्रॉब्लम क्यों आता है, प्रॉब्लम इसीलिए आता है, प्रॉब्लम अराइज बिकॉज unavailability of resources. A country may produce by labor intensive technique or capital intensive technique depending upon the manpower and stock of capital। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि कौन सी टेक्निक का अपन यूज करेंगे। अगर लैंड नहीं है तो लैंड का यूज नहीं करेंगे, हमारे पास जो ज्यादा है हम उस टेक्निक का यूज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कौन से लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट पॉलिसी डिटरमाइन व्हाट आर कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस एंड फॉर हुम। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी चीजें किसके लिए प्रोड्यूस करनी है। वन कैन मेक अ कंजक्टिव सॉरी conjecture from the pattern of production of the country. If the government decide to produce more ordinary buses than luxury car, then one can understand that country is producing for the poor and not for the rich। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नॉर्मली आपको क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, इफ गवर्नमेंट डिसाइड, गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर दी है, सॉरी, इफ गवर्नमेंट डिसाइड, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है टू प्रोड्यूस मोर ऑर्डिनरी बसेस देन लग्जरी कार। ठीक है, मतलब लग्जरी कार से ज्यादा गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है बसेस प्रोडक्शन के ऊपर, तो हमें डायरेक्टली समझ में आता है, कैन अंडरस्टैंड कंट्री इज प्रोड्यूसिंग, कंट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, फॉर किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है, पुअर लोगों के लिए, नॉट फॉर रीच। ठीक है, तो प्रोडक्शन करते टाइम तीन चीजें आती है, एक, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है मेरे को, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है।
ठीक है, आप मेरे साथ साथ हाईलाइट कर रहे हो कि बाद में कर रहे हो बेटा? अगर आपने नहीं किया तो इतना 3 हाईलाइट कर लीजिए बेटा फटाफट से। हाँ, गवर्नमेंट टीवी पे फोकस कर रहा है। डन डन डन। साथ साथ ओके, ठीक है। साथ साथ भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को पहले समझना है फिर करना है, तो भी कोई इश्यू नहीं। चलो अभी फंडामेंटल्स, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि भैया आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है, बट ये चैप्टर आपको इसीलिए पढ़ा जाता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें अगर वेल्थ का यूज होता है तो आपको समझ में आना चाहिए सर किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बेटा ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, वेल्थ की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेल्थ? अगर हम वेल्थ की बात करें तो स्टॉक ऑफ द गुड्स। देखो, वेल्थ को ना दो चीजों में डिवाइड किया जाता है, एक पर्सनल वेल्थ और एक नेशनल वेल्थ। पर्सनल मतलब मेरी जो वेल्थ है वो मेरी वेल्थ है, वो पर्सनल हो गई, ठीक है। नेशनल वेल्थ मतलब पूरे नेशन की वेल्थ, उसे बोलते हैं नेशनल वेल्थ। यहाँ पे वेल्थ की बात कैसे कर रहे हैं? अगर हम वेल्थ की बात करें, स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप ऑफ पर्सन और नेशन, ठीक है। मतलब जो ओनरशिप में, हमारे ओनरशिप में जो गुड्स है वो हमारी वेल्थ है। हमारे ओनरशिप में जो गुड्स है वो हमारे लिए क्या है बेटा? वो हमारे लिए गुड्स, वो हमारे लिए वेल्थ है, ठीक है। पर्सनल वेल्थ की अगर हम बात करें, स्टॉक ऑफ द गुड्स अंडर ओनरशिप ऑफ पर्सन, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल हाउस, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड लैंड, मनी इन कैश, कंपनी और कंपनी शेयर, स्टॉक ऑफ अदर कमोडिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती है? कैन आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ, can also be considered to be part of individual wealth, उसे हम कंसीडर कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आती है? मतलब मेरी जितनी भी असेट्स है वो क्या है मेरे लिए? वेल्थ है, समझ में आती है? बट सबसे बड़ा बट इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स कंसीडर ट्रांसफरेबल गुड्स एज अ वेल्थ। इकोनॉमिक्स के तौर पे देखो, वैसे वेल्थ का मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी भी असेट्स है ना, हम नहीं बोलते कि हम हेल्दी एंड वेल्दी, ठीक है, हेल्दी एंड वेल्दी, ठीक है, हम ऐसे विश करते हैं ना हेल्दी एंड वेल्दी। वेल्दी का मतलब क्या होता है भैया? वेल्थ बढ़े आपकी, आप असेट्स बढ़े, ठीक है, आपके पास असेट्स बढ़े, उसे बोलते हैं वेल्दी होना, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स क्या बोलता है भैया? हम तो उसी को वेल्थ मानेंगे जो आपके लिए ट्रांसफरेबल गुड्स है, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो ना, उसी को हम भैया वेल्थ मानेंगे, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के तौर पे है, ठीक है। रियलिटी में भैया ऐसा नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है गांजा गांजा, बट ठीक है, इकोनॉमिक्स के तौर पे पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में इस तरीके से दिया है तो अपन को ये पढ़ना है, ठीक है। नेशनल वेल्थ, सिंपल सी बात है, जो नेशनल के पास, नेशन के ओनरशिप में जो जो चीजें हैं वो सब क्या है भैया? नेशनल वेल्थ। स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ द नेशनल इज कॉल्ड द नेशनल वेल्थ, इट इंक्लूड्स दिस 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 दिस, सेम चीजें लिखी हुई है, ठीक है। बट आ जाइए, आ जाइए, ऑफ ऑल सिटीजन, फॉर एग्जांपल नेशनल रिसोर्सेज, रोड्स, पार्क, क्या था भैया? पार्क, ब्रिज, हॉस्पिटल, ये सब चीजें क्या है? पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सब चीजें क्या है? ये भैया वेल्थ है, ठीक है। इफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री होल्ड अ गवर्नमेंट बॉन्ड, इट इज अ पर्सनल वेल्थ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, इट इज अ पर्सनल वेल्थ। अब मेरे को ये बताओ, गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब समझ में आता है? गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें ये क्या कहना चाहता है? फिर से मैं पढ़ रहा हूं। इफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, इफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, अगर कंट्री के कोई सिटीजन के पास होल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड, अगर उसके पास गवर्नमेंट बॉन्ड है तो वो पर्सनल वेल्थ है। मतलब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई बॉन्ड इश्यू की है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड, ठीक है, जब आप बॉन्ड परचेज करते हो तो आपको एक फिक्स स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनुराग के पास बहुत पैसे थे, तो उसने सोचा कि सर मेरे पास इतने पैसे है कि मैं करूँ क्या? ठीक है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? वैसे अनुराग क्या बोल रहा है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं? मैंने बोला भैया बॉन्ड पे लगा दे। ठीक है, तो उसने क्या किया, बॉन्ड पे लगाया। अब मेरे को ये बताओ, बॉन्ड पे उसने 5 करोड़ रुपए लगाए, तो 5 करोड़ के बॉन्ड उसके पास आ गए। अब मेरे को ये बताओ, ये बॉन्ड किसकी एसेट है? भैया अनुराग की एसेट है। बट मेरे को ये बताओ, अनुराग की एसेट है, ये पैसे लिए किसने? भैया गवर्नमेंट ने। तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि कभी तो पैसे वापस देना पड़ेगा। जब अनुराग बोलेगा, ठीक है, जब अनुराग बोलेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं बोलूंगा भैया बॉन्ड जाके पैसे वापस लेके आ, ठीक है, बॉन्ड दे दे गवर्नमेंट को। तो ये क्या करेगा? अनुराग वापस जाएगा, ले भैया तेरा बॉन्ड ले ले। गवर्नमेंट को बोलेगी ला मेरे 5 करोड़। ठीक है, तो ये जब तक पैसा नहीं दिया तब तक ये लायबिलिटी है कि नहीं गवर्नमेंट की? हाँ भैया है। और ये बॉन्ड जब तक अनुराग के पास है तब तक अनुराग के लिए क्या है? असेट्स से। समझ में आती है बातों को? मतलब ये पर्सनल वेल्थ है, ये बॉन्ड क्या है? पर्सनल वेल्थ। और ये गवर्नमेंट के लिए ये बॉन्ड क्या है भैया? लायबिलिटी। क्या दिमाग में घुस रहा है क्या? यस और नो बताइए एक बार, कमेंट में बताइए। अल्लाह में बीच में तो नहीं आ रहा था, अच्छी सी ड्राइंग के साथ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ लायबिलिटी। क्या आपको समझ में आया क्यों लायबिलिटी है गवर्नमेंट की? चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या हम कंसीडर करेंगे? शुड नॉट बी कंसीडर्ड वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते भैया, ये लायबिलिटी है। भाई समझ में आ रहा है ना? कमेंट करोगे तो मजा आएगा, मेरे को समझ में आएगा। वेल्थ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है हमारे पास जितनी एसेट्स है उसे वेल्थ बोलेंगे। इकोनॉमिक्स के तौर पे ट्रांसफरेबल गुड्स को ही हम क्या बोलेंगे? वेल्थ बोलेंगे। नेशनल वेल्थ, नेशनल जितनी भी चीजें है उसकी, हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गार्डन हो गया, ठीक है, तो आपका जो गार्डन हो गया, वो सब चीजें क्या है भैया? वो सब चीजें क्या है? नेशनल वेल्थ है। ठीक है, नेशनल वेल्थ है, इसलिए वहां पे पुलिस घूमती रहती है और आपको पकड़ती है, ठीक है, और आपके पापा को कॉल करती है। तो ये चीज होती है भैया नेशनल वेल्थ। बट जो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इश्यू किया, हमने परचेज किए। हाँ, ठीक है, बॉन्ड इश्यू किए, तो बॉन्ड जो परचेज करता है उसके लिए असेट्स है। गवर्नमेंट के लिए क्या है भैया? लायबिलिटी। ठीक है, चलो अब बात बात करते हैं भैया वेल्थ एंड वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? देखो, वेलफेयर मैंने बताया था ना, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। ठीक है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर मीन्स वेलबींग और हैप्पीनेस, मतलब खुशी मिलनी चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। इन जनरली इफ द वेल्थ इंक्रीज, वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीज। जनरली क्या होता है? जनरली वेल्थ इंक्रीज, वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीज। वेल्थ अगर इंक्रीज होती है तो वेलफेयर भी इंक्रीज होती है। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, देखो, अब मेरे को ये बताओ, मुकेश अंबानी के पास कितने पैसे हैं? बहुत पैसे हैं, ठीक है, या काफी आप एक्टर्स देखोगे, ठीक है, मुकेश अंबानी तो भी खुश है, ठीक है, काफी सारे एक्टर्स होंगे, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, ठीक है, बहुत पैसे होते हैं उनके पास, और फिर भी उनके डिवोर्स होते रहते हैं, ठीक है, कितनी अलग अलग शादियां करते रहते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज आपने देखी होगी, ठीक है, रिस्पेक्टेड सुष्मिता सेन जी, ठीक है, तो भैया उनके मीम्स भी देखे होंगे अच्छे वाले, ठीक है, तो वो भैया जो है, क्या है भैया, उनके लिए वो हैप्पी लाइफ है, हेल्दी लाइफ है। बट जब ब्रेकअप होता है, ठीक है, जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, भैया पैसे आने से हर बार खुशी आए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हो और आपको फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का नोट मिला, तो आप कितना खुश हो? डेफिनेटली आप खुश हो गए, ऐसा नहीं कि आप नहीं खुश हो गए, आप डेफिनेटली खुश हो गए, हाँ यार 50 रुपए मिल गए। वही चीज एक भिखारी है, ठीक है, एक ऐसा नीडी पर्सन है जिसको मतलब 2 रुपए की भी जरूरत, अगर उनको 3 रुपए भी, 1 रुपया भी कोई दे देता ना, बहुत खुश हो जाए। उसके सामने 50 की नोट आ जाए, अगर उसको वो 50 रुपए मिल जाए, मतलब अलग ही चीज होती है। मतलब हर बार वेलफेयर आने से, ठीक है, हर बार वेल्थ इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज हो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात करूं, जब मैं फिजिकल क्लासेस के लिए पढ़ाने जाता हूं, ठीक है, तो बीच में एक पर्सन होता है, ठीक है, कितनी भी बारिश हो वो बेचारा वहीं पे खड़ा होता है, और वो थोड़ा दिमागी हालत और फिजिकली और मेंटली दोनों, उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो वहीं पे एक थैली लेके खड़ा होता है और उसके पास अगरबत्ती होती है,
तो वो वहीं पे कॉर्नर पे खड़ा होता है, बारिश आ रही हो, कुछ भी हो, कोई भी नहीं, तो वहां पे खड़ा होता है। तो मैंने एक दो बार देखा, ठीक है, बट मैं क्लासेस के लिए ना बहुत लेट हो रहा होता हूँ तो मैं निकल जाता हूँ। एक बार मैंने सोचा कि नहीं यार, आज थोड़ा जल्दी निकलना है, मेरे को उसको मिलना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी गया और मैं उसको जाके मिला, मैं वहां पे जाके खड़ा रहा, ठीक है। तो मैंने बोला क्या बेच रहे हो? तो बोल रहे कि अगरबत्ती है, ठीक है। मैं बोला ठीक है, मेरे को चाहिए। तो मैंने उसने मेरे को पांच, वो पांच ही लेके खड़ा रहता है, ठीक है। वो करता क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो पांच लेके खड़ा रहता है, ठीक है। वो पांच लेके वहां पे खड़ा रहता है। फिर मैंने जब उसको बोला कि कितना, तो कि 50 रुपए। मैंने 50 दिए, मैंने बोला अगरबत्ती नहीं चाहिए मेरे को, आप दूसरों को बेच देना, वैसे भी मेरे को चाहिए नहीं थी, बस मेरे को आपसे बात करनी थी। तो नहीं मम्मी, वो बोल रहे कि देखो ईमानदारी देखो, देखे, नहीं मम्मी ने बोला है कि अगर पैसे ले रहे हो तो आपको अगरबत्ती देनी है, ठीक है। मतलब वो और उनकी मम्मी साथ में रहते होंगे बेचारों की, तो उसका दिमाग और फिजिकली और मेंटली हालत थोड़ी ऐसी थी, इसलिए, ठीक है। तो मतलब एक अलग, मैंने बोला चलो मैं ले लेता हूँ, मैं एक लेता हूँ, नहीं पांच की पांच ही लेनी पड़ेगी, मतलब। फिर मैंने अलग से मतलब एक्स्ट्रा देके मैंने कहा ठीक है चलो ये ऐसे ही रख लो, ये वो, बट मैंने हेल्प करने का ट्राई किया। बट देखो, वो 50 to 70 रुपीज या 100 रुपीज जो मैंने उनको दिए, शायद मेरी लाइफ में जो वैल्यू करते हैं 100 रुपीज, जो मेरे से 10 गुना ज्यादा या 100 गुना ज्यादा उनकी लाइफ में वैल्यू करते हैं। तो हर बार वेल्थ बढ़ने से हैप्पीनेस नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो वेल्थ बढ़ने से वेलफेयर बढ़े, ऐसा हर बार नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपकी वेल्थ बढ़ती है और आपकी वेल्थ के कारण अगर किसी का वेलफेयर बढ़ता है, ठीक है, छोटी सी अमाउंट के कारण, अभी आप इकोनॉमिक्स के मैं टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो जरूर से थोड़ा सा ट्राई करिएगा। और वो जो खुशी होती है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो खुशी मतलब कोई आपको ना वो खुशी दे ही नहीं सकता, वो अलग फील होती है। जरूर से वो आप कर सकते हो, मैं जरूर से आपको रिकमेंड करूंगा कि बी काइंड पर्सन। बहुत अच्छा लगेगा वो चीज करके देखोगे ना, आपने कितने भी पाप किए होगे ना, अंदर से ऐसा लगेगा नहीं चलो ठीक है, कुछ अच्छा काम करके आए हो, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो वो चीज आप जरूर से करिए। और जिनको ऐसा है कि नहीं सर, मतलब हम कहाँ मुकेश अंबानी है तो हम उतनी हेल्प कर सके, भैया हम ना कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम मैं ना पैसा कमा लूंगा ना फिर मैं हेल्प करूंगा। अरे भाई मुकेश अंबानी के पास हजारों करोड़ है, तो उसमें से वो अपने हिसाब से डाल रहा है, ठीक है। आपके पास भैया 100 रुपए हो तो उसमें से 5 रुपए तो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, ठीक है। हम कहाँ 100 पूरे देने की बात करें, 5% तो दे सकते हो। अरे 1%, 1 रुपया तो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, आपके पास जितने भी पैसे हो, ठीक है। तो जब भी आप कमाने लग जाओ, अभी आप स्टूडेंट हो कोई इश्यू नहीं है, बट जब भी आप कमाने लग जाओ, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर हम उनकी जगह पे होते हैं, मेरे को जब भी कोई दिखता है ना, तो मैं ऐसा सोचता कि अगर मैं वहां पे बैठा होता, अगर मेरी सिचुएशन भगवान ने वो दे दी होती, तो मैं क्या फील करता। तो मैं यही फील करता कि अगर कोई आए और मेरे को इतनी हेल्प करे, वो चीज मैं हेल्प करने का ट्राई करता हूँ। डेफिनेटली आप भी करिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, बात करते हैं वेलफेयर और वेल्थ के बारे में। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। If a nation goes on a creating wealth without paying any consideration to health and mental peace of citizen, it is doubtful whether welfare is increased or not। यहाँ पे बात करें कि आपका जो नेशन है, मतलब जो नेशन है वो सिर्फ वेल्थ के ऊपर बात करता है कि भैया पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, विदाउट विदाउट कंसिडरिंग टू हेल्थ एंड मेंटल पीस ऑफ सिटीजन। मतलब भैया आपको हेल्थ भी नहीं देखनी और मेंटल पीस भी नहीं देखनी, बस पैसे कमाने हैं। तो उससे हमें डाउटफुल हो जाता है कि क्या आपकी वेलफेयर इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। इससे क्या डाउट हो जाता है कि क्या आपकी वेलफेयर इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। इफ द वेल्थ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, इफ वेल्थ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, मतलब वेल्थ अगर अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, तो भी ये डाउटफुल है कि वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका वेल्थ नहीं हो रहा है। रीजन, जो गरीब है उनको तो हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही है, उनको वेल्थी लाइफ मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाता है। अब उनको पता है टैक्स किसको देना है, ठीक है। आप मूवी देखने जाओगे तो काफी टैक्स लगता है। अगर आप मॉल में जा रहे हो तो प्राइसेस ज्यादा होती है, वहां पे भी प्राइसेस अलग होती है, टैक्सेस अलग होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्या टैक्सेस आपसे कलेक्ट किए जाते हैं। आप इनकम अर्न कर रहे हो तो जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा आपका टैक्स आता जाएगा। 5 लाख तक आपको 10% का है, 2.5 से 5 लैक्स, 5 लैक्स से 10 लैक्स आपका फिर
10-20%, फिर आपका 10 लाख से ऊपर फिर आपका क्या होता है 30%। मतलब आप जितना पैसा ज्यादा कमाओगे उतना आपका ज्यादा टैक्स लगता जाएगा। तो ये चीज ये गवर्नमेंट क्यों करती है? ये गवर्नमेंट ट्राई करती है कि भैया जिनके पास पैसा है उनसे थोड़ा टैक्स वसूले और वही पैसा हम गरीबों के तक बांट सके। ये गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है या होना चाहिए। ठीक है, अभी तो कितना हो रहा है मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। ठीक है, बट ये मेन चीज होती है टैक्स का। टैक्स लाने का मतलब ये होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मनी क्या है। मेरे को बताओ पैसा क्या है, मेरे को ये बताओ पैसा क्या है। ठीक है, याद है ना वो गाना, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। वही है पैसा भाई। पैसा क्या है? पैसा कोई भी चीज आपको दिला सकता है। एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और इन सेटिंग डेट इज रिगार्डेड एज अ मनी। मतलब अगर आपको कोई गुड्स चाहिए या फिर आपकी कोई डेट है, मतलब आपको किसी को पैसा देना है, उसके सामने सेटलमेंट के लिए जो आप देते हो उसे क्या कहते हैं? मनी। वाइडली एक्सेप्टेबल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और इन सेटिंग डेट्स, उसे क्या कहते हैं भैया? मनी कहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम बार्टर सिस्टम वाज प्रिवेल्ड। बार्टर सिस्टम क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम? मैंने आगे समझाया हुआ है और आगे आ भी चुका है, जल्दी से बताइए बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम? ओके, गुड्स के सामने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज। आई ला, क्या मतलब? मतलब हद है यार, नीचे ही लिख दिया। मतलब मैंने क्या पूछा? नीचे नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, मेरे को पता ही नहीं भाई, वरना मैं पूछू ही नहीं आपको। इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, श्रुति, कुशाल, हेमकेश। बहुत बढ़िया, सुपर। ये पहले के जमाने में होता था। ठीक है, गुड्स के सामने गुड्स। चलिए आ जाइए। ठीक है, अब बार्टर को क्या कहते हैं? सम कमोडिटीज यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय कस्टम्स। ठीक है, अपने इस कॉलेज कस्टमरी, कस्टमरी मनी, इसे क्या कहते हैं? कस्टमरी मनी। मतलब हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भैया अलग टाइप के स्टोन निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टोन का मतलब होता है 10 रुपए। ये या एक टोन के बदले, एक स्टोन के बदले आपको, अभी तो रुपए नहीं थे तो रुपए की बात ही नहीं है। ठीक है, जब आपके पास रुपए नहीं थे तब क्या करते थे कि भैया एक स्टोन की कीमत कितनी? एक 1 किलो गेहूं आ जाएगा, आधा किलो चना आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टोन की कीमत डिसाइड कर लेते। ठीक है, तो स्टोन अलग टाइप का स्टोन होता था, तो उस स्टोन के हिसाब से वो क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। उसे बोलते कस्टमरी मनी, मतलब अपने हिसाब से मनी बना देते। देखिए, कस्टमरी मनी का एक बेस्ट एग्जांपल दूं। ठीक है, आप जब भी कुछ चीजें परचेज करने चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने पैकेट परचेज किया किसका? 18 रुपीज वाला चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, हरामी हो, चॉकलेट की। ठीक है, आपने 20 रुपए दिए। अब आपको वो 2 रुपए वापस ना देने के बदले वो बोलता है ये लो सर टाफी। क्या देते हैं भैया? टाफी। ठीक है, वो टाफी, आप जो टाफी लेते हो वो क्या है भैया? कस्टमरी मनी है। वो बोलता है कि भैया ये टॉफी ले लो आप। ठीक है, हम मतलब दिमाग से सोचते हैं भैया। ठीक है, वो नाना पाटेकर वाला एक सीन है। हम दिमाग से सोचते हैं, हमने तेरे को चप्पल दिया क्या पैसों के बदले? भैया पैसे नहीं है, ये ले चप्पल ले ले। कभी हम गए कि भैया पैसे नहीं है, एक काम कर दे, शर्ट उतार के दे दो क्या, मेरे को ये चीज दे दे? हमने कभी किया? चलो वो काय को टाफी दे रहे हमरे को। ठीक है, उसको बोलते कस्टमरी मनी। ठीक है, 2 रुपए नहीं है भैया, ये रख लो टाफी रख लो, तो उसे बोलते कस्टमरी मनी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द मनी सप्लाई। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है मनी में, वो बात कर लेते हैं भैया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रुपीज, क्रेडिट कार्ड्स एंड ट्रैवलर्स चेक। मार्केट के बारे में समझाने से पहले हाईलाइट करना जितना बाकी है उतना कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिएगा भैया। यहां से शुरुआत किया था, वेल्थ, वेल्थ से शुरुआत किया था, और इतना ही आपको हाईलाइट करना है भैया। इसको किधर रखे? छोटा भी नहीं होता है यार। ठीक है, जल्दी से इतना हाईलाइट कर लीजिए बेटा। चलिए।
चलो भैया, डन डनाडन। क्या समझ में आ रहा है आपको? यस नो? क्या आपको समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स में इजी लग रहा है? बहुत इजी है भैया। वेल्थ मतलब पैसे कमाना, वेलफेयर मतलब पैसे का सही तरीके से यूज करना, स्कैरसिटी मतलब रिसोर्सेज कम है यार, ग्रोथ का मतलब यार फ्यूचर का भी तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, इजी चीज है, इजी इजी इजी, एकदम से इजी। ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब सर होता है कि यार रूल्स बनाना। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब एक्ट करके दिखाना कि वो रूल को कैसे होता है भाई। ठीक है। ठीक है, वो सब चीजें आपको समझ में आता है। पॉजिटिव साइंस क्या होता है सर? पॉजिटिव साइंस मतलब फैक्ट के ऊपर बात करती है, क्या है क्या नहीं है। सर नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव साइंस सर एजम्पशन के ऊपर बात करती है यार, क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, कि मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो क्या बात करती है, नॉर्मेटिव साइंस बात करती है यार। ओके। फिर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, सर डिडक्टिव मतलब एजम्पशन के ऊपर ही बात करती है वो भी यार, और इंडक्टिव मतलब वो फैक्ट के ऊपर बात करती है। ऑलमोस्ट पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस दोनों एक जैसा सिमिलर है। याद आ रहा है ना? बहुत इजी है। अरे यार, क्या क्या चीजें चाहिए आपको? अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट मैटर को, 3 चीजों में पहले था। हाँ सर, पहले वांट चाहिए, फिर एफर्ट्स करेंगे, उसके बाद वो मिलेगा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सिंपल सी बात है। बट उसको अगर हम और 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अरे यार और 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर सकते सर? डेफिनेटली कर सकते हैं। एक हो गया आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करोगे भैया, प्रोडक्शन के लिए और आपको 4 चीजें चाहिए, कौन सी चाहिए? काला लाओ, का मतलब कैपिटल, ला मतलब लेबर, ला मतलब लैंड, और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। सर ये 4 चीजें चाहिए मुझे। उसमें भी काफी अलग अलग टेक्निक्स आती है, हर टेक्निक टोटल टेक्निक्स को मिलाओगे तो उसे बोलते हैं सर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उसे क्या करते हैं? एक्सचेंज एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, फिर हम एक्सचेंज मतलब पैसों के सामने एक्सचेंज करा, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जितनी इनकम आई उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट के बाद क्या था भैया? कंजम्पशन था। कंजम्पशन का मतलब होता है जो यूजेबल गुड्स होता है उसी हम कंजम्पशन कहते हैं भैया। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो उसको तो कैपिटल गुड्स बोलते हैं। बहुत इजी, बहुत समझ में आ रहा है, एकदम दिमाग से घुस रहा है। हाँ टेस्ट लेंगे ना, काय को नहीं लेंगे भैया, लेंगे। ठीक है, बट कुछ पोर्शन खत्म हो जाएगा बाद में। अकाउंट्स में तो काफी सारी चीजें खत्म होने आई है, बट अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, मुझे डेली काफी इंक्वायरीज आ रही है। ठीक है, बट अभी लोग डिसीजन लेने में बहुत देरी कर रहे हैं। ठीक है, बट हम कुछ टाइम तक वेट करेंगे, फिर भैया अपना टेस्ट बनता है। ठीक है, तो फिर हर एक का अलग अलग मानना है। ठीक है, बट हर चीज के लिए अपन रुक नहीं पाते। ठीक है, चलिए, तो टेस्ट आपका लिया जाएगा। मार्केट की बात करते हैं, आपको क्या लगता है मार्केट क्या है? सब्जी मंडी मार्केट समझ में आता है? हाँ आता है, कभी मम्मी के साथ गए हो? हाँ सर गए। ठीक है, सब्जी मंडी मार्केट क्या होता है? इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ टर्म मार्केट रिफर्स टू प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। समझ में आती है? लैंग्वेज समझ में आ रही है? बहुत इजी। मार्केट क्या है? मार्केट का मतलब होता है एक प्लेस जहां पे, वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, गुड्स परचेज होता है एंड सेल किया जाता है। But in economics, it refers to a system by which the buyers and seller establish contact with each other directly or indirectly with a view to purchasing and selling the commodity। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या है? ऐसा नहीं है भैया कि सब्जी मंडी ही आपकी मार्केट है, ऑनलाइन भी मार्केट हो सकता है, उसे भी क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। मतलब ऐसी चीज जहां पे बायर एंड सेलर, जहां पे बायर एंड सेलर के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसे हम क्या बोल सकते हैं? कौन से व्यू से? व्यू टू परचेज सेलिंग द कमोडिटी, परचेज एंड सेलिंग द कमोडिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे मार्केट बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स। फंक्शंस क्या होते हैं? प्राइस डिटरमाइन होती है और क्वांटिटी डिटरमाइन होती है। भैया कितने में दोगे और कितना लेना है अपने को? हम कहेंगे भैया हमें 1 kg चाहिए, अगर सब्जी मंडी मार्केट की बात करें, वो प्राइस बोलता है, हम प्राइस नेगोशिएट करते हैं, वो क्या होता है? डिटरमाइन ऑफ द प्राइस। समझ में आता है? ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड्स डिटरमाइन होता है नॉर्मली डिमांड के ऊपर, और आपका क्वांटिटी डिटरमाइन होता है नॉर्मली सप्लाई के ऊपर। ठीक है, आप डिमांड सप्लाई पढ़ोगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या है। अगर आपको पता है 11th 12th में तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आ जाइए। मार्केट का मैकेनिज्म क्या होता है? मतलब मार्केट कैसे चलता है? मार्केट मैकेनिज्म मीन्स द टोटलिटी ऑफ ऑल द मार्केट। मार्केट मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? टोटलिटी ऑफ ऑल द मार्केट, दैट इज मार्केट्स। क्या बात है, अलग लेवल की बात कहती। द मार्केट मैकेनिज्म डिटरमाइंस द प्राइस। मार्केट मैकेनिज्म क्या करता है? डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? प्राइस एंड द क्वांटिटीज, कितना बाय करना है कितना सेल करना है। ठीक है, ओके। अब आ गया कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट।
देखो अब कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट की मैं आपको बात कर देता हूँ। कैपिटल ऑन स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन को कहेंगे इन्वेस्टमेंट और आपके इवेंट को कहेंगे कैपिटल स्टॉक। क्या आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन इवेंट? अकाउंट्स में आता था, पता है? पता है? गुड्स का परचेज करना दैट्स अ ट्रांजैक्शन, बट क्लोजिंग स्टॉक इज योर इवेंट। समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है। आ जाओ, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको और मजा आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है श्रुति। श्रुति है, ठीक है। श्रुति, और श्रुति क्या करती है? एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट करती है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो अभी तक लास्ट 5 साल में उसके पास कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? 5 लाख, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? 5 लाख, ठीक है। अब इस साल में वो करंटली 1 और लाख का इन्वेस्टमेंट करेगी। कितने का करेगी? 1 और लाख का करेगी प्लस 1 लाख। मेरे को ये बताओ, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? कितना किया सर? 1 लाख का। तो 1 लाख को क्या बोलेंगे सर? इन्वेस्टमेंट। बट आपका टोटल, आपके पास कितनी चीजें हैं? अभी तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 6 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेटा कैपिटल स्टॉक। क्या आपको ये दिमाग में घुस रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई बात नहीं, ये तो समझ में आया। कोई बात नहीं, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आपके पास टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल स्टॉक। और आप जो नया ट्रांजेक्शन करते हो, नया इन्वेस्टमेंट करते हो, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट साल 1 और लाख का इन्वेस्टमेंट शुरू करेगी, तो उस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट कितना होगा? उस साल का 1 लाख, बट उस साल का कैपिटल स्टॉक कितना होगा? 7 लाख। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एकदम से इजी पीजी, सिंपल सी चीज। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीमेंट इन ए कैपिटल स्टॉक। चलिए, इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक। भैया इंक्रीज होता है ना, एक जब परचेज किया तो क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। सपोज वी हैव रिजर्वर फिल्ड विद द वाटर एंड देयर इज अ टेप ओवर द, बस एग्जांपल दिया है और कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे कैपिटल स्टॉक क्या इंडिकेट करता है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमिक्स। मतलब आपके पास टोटल कितना है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं भैया? उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्टॉक, ठीक है। चलिए, आइए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भैया रियल इन्वेस्टमेंट मतलब फिजिकली आप कुछ जाके लैंड परचेज किया, शॉप परचेज किया, उसे बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब आपने शेयर परचेज किया, बॉन्ड परचेज किया, ऑनलाइन जो आप परचेज करते हो, डीमेट अकाउंट में जाता है, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन रियल कैपिटल स्टॉक कॉल्ड एज अ रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो आपका रियल इन्वेस्टमेंट का टोटल होता है उसे क्या बोलते हैं भैया? रियल इन्वेस्टमेंट स्टॉक। इंक्रीज इन रियल कैपिटल, सॉरी रियल कैपिटल स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मशीन परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसे बोलते हैं भैया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रियल इन्वेस्टमेंट। और पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? परचेजिंग ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भैया? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखो, एक शेयर जब सेल हो गए तो वो इन्वेस्टमेंट किसी के लिए बन गया। अब वही दूसरे के लिए जब नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या? परचेजिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग शेयर फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अगर वो परचेज किए जाता है शेयर, तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज इट कैन नॉट इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी। मतलब उस कैपिटल, देखो कंपनी ने 5 लाख के शेयर क्या किए भैया? निकाले हुए हैं। अब वही अंदरों अंदर घूमते रहेंगे तो हर बार वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक, मेरे को ये बताओ, क्या कंपनी का कैपिटल स्टॉक कभी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भैया, ठीक है। वो तो सेम का सेम रहेगा, इसलिए उसे हम क्या नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं। इन द प्रोडक्शन मार्केट इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश व्हेन द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है भैया? y इज इक्वल टू सी प्लस एल। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, क्या लिखा है भैया? y इज इक्वल टू सी प्लस एल, सॉरी, आ जाइए, y इज इक्वल टू सी प्लस एल, ठीक है, सॉरी, सी प्लस आई। अब यहाँ पे y का मतलब क्या होता है? y का मतलब होता है नेशनल इनकम। आपकी नेशनल इनकम कब बनेगी? नेशनल इनकम तब बनेगी जब आपका कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड को आप लेके आओ।
अब सिंपल सी बात है, जब आप प्रोडक्शन करोगे आपके पास दो चॉइस है, या तो आप कंजम्पशन वाला करोगे या तो आप इन्वेस्टमेंट वाला करोगे। अपन ने देखा था कैपिटल स्टॉक में करोगे या फिर कंज्यूमेबल स्टॉक में करोगे। तो नेशनल इनकम की बात करें, टोटल आउटपुट की बात करें, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम को, और क्या कहते हैं, टोटल आउटपुट। तो नेशनल इनकम को कैसे दिखाते हैं भैया, वाई से। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कंजम्पशन वाला जो गुड्स है, ठीक है, कंजम्पशन की जो डिमांड है, कंजम्पशन डिमांड, प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका, अल्लाह, इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, दोनों की डिमांड अपन मिलाएंगे, उसे क्या कहेंगे अपन, नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक है, कंजम्पशन का डिमांड और इन्वेस्टमेंट का डिमांड हम मिलाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। जस्ट अ सेकेंड। अरे इवेंट का मतलब होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो हमने परचेस किया, परचेस करने के बाद जो गुड्स पड़ा रहा क्लोजिंग स्टॉक में, उसे बोलते हैं बेटा इवेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, दिस इज योर ट्रांजैक्शन, बट जो अपन बोल रहे कैपिटल स्टॉक, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इवेंट। समझ में आया। अच्छा, आ जाइए, आ जाइए, ठीक है, आ जाइए। अब क्या लिखा है, द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज एग्रीगेट डिमांड एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको एक साइड डिमांड है, एक साइड यहाँ पे सप्लाई है, इन इक्विलिब्रियम। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंजम्पशन एंड सेविंग। अब ये कंजम्पशन एंड सेविंग के बारे में यहाँ पे बात करें, देयरफॉर इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल नाउ बी C प्लस एस इज इक्वल टू C प्लस आई। अब आप कहोगे कि सर इसमें समझ में नहीं आया, ये C प्लस एस, C प्लस आई, मतलब ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो आपको इसको आसान भाषा में समझाते हैं, ठीक है, और यहीं पे लिख के समझाता हूँ ताकि आपको ये साथ साथ मैं आपको पढ़वाते भी जाऊँ। आ जाइए, ठीक है, आ जाइए बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि भैया आपका जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू सर हमारा है कंजम्पशन का डिमांड, ठीक है, कंजम्पशन का डिमांड प्लस आपका इन्वेस्टमेंट का डिमांड। क्या ये चीज आपको समझ में आती है, हाँ सर समझ में आती है। नेशनल इनकम को हम कैसे लिखते हैं सर, नेशनल इनकम को हम लिखते हैं वाई से। क्या ये बात आपको समझ में आई, हाँ सर ये वाली समझ में आ गई। अब आगे क्या कहते हैं वो अपन पढ़ते हैं। द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज एग्रीगेट डिमांड, मतलब ये कहना चाहते हैं कि भैया आपका एग्रीगेट डिमांड एंड आपका क्या होता है, एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एग्रीगेट इज एग्रीगेट सप्लाई। ये कहते हैं कि भैया एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, क्या होता है भैया, आपको जितना इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आपका जितना सप्लाई है उतना ही डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये समझ में आता है, हाँ सर ये समझ में आता है। इन इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये अपन ने कर दिया, एग्जैक्ट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कंजम्पशन एंड सेविंग। अब यहाँ पे बात करें बेटा कि आपका जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम कैसे बना, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब आपको यहाँ पे डिमांड दी हुई है, ठीक है, क्या दिया हुआ है डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है, सप्लाई होता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड। क्यों सर, क्योंकि इन कंजम्पशन का डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट का डिमांड, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, और इसी के कारण एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या मैं नेशनल इनकम को यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई बोल सकता हूँ, हाँ सर बोल सकते हैं। अब एग्रीगेट सप्लाई को हमें कैसे किया है भैया, एग्रीगेट सप्लाई को और दो पार्ट में डिवाइड किया है, आप उसे एग्रीगेट सप्लाई बोलो या फिर आप नेशनल इनकम बोलो, दोनों चीजें आपके लिए क्या है भैया सेम है। उसको कैसे डिमांड किया है, उसे कंजम्पशन एंड सेविंग में आपने डिमांड किया है, आपने और बाइफरगेट किया है, मतलब आपका यहाँ पे आएगा कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू, अगर एग्रीगेट डिमांड के सामने आप C प्लस आई लिखोगे तो दिस विल बी योर इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको अगर C को हटाओगे तो आपको S इज इक्वल टू आई मिल जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपको एक और बार, सर इवेंट और ट्रांजेक्शन में, अरे बताया तो सही बेटा, कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताओ बेटा, इवेंट ट्रांजैक्शन कितनी बार बताओ।
ठीक है, चलो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट, सॉरी मेरे को बताना कि आप ये एग्री होते हो, यस और नो हर पार्ट में बोले जाना, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, क्या ये चीज आपको समझ में, क्या ये चीज आपको समझ में आया? अभी पहले यहाँ पे ध्यान दो यार, आप कहाँ यार अकाउंट का, अकाउंट में पूछ लेना, ठीक है। ट्रांजेक्शन और इवेंट मैंने समझा दिया, फिर भी आपको ऐसा डाउट है तो मुझे अकाउंट में पूछ लेना भाई। अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दो, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, फिर आप 10 दिन के बाद बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया। प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। और 3 बार मैं बोल चुका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इवेंट, ठीक है। चलिए आ जाइए अकाउंटिंग, अबे सॉरी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, इतना समझ में आता है? हाँ सर, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है सर? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कंजम्पशन की डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट की डिमांड। मतलब आप कंज्यूमेबल गुड्स को बना रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के गुड्स को बना रहे हो, क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। बट सी प्लस आई इज इक्वल का मतलब क्या होता है सर? नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम, उसे हम क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। क्या ये बात आपको बेटा समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? टोटल डिमांड कितनी है? टोटल डिमांड सर उतनी होगी, या तो कंज्यूमेबल की होगी या तो इन्वेस्टमेंट की होगी, या तो कंज्यूमेबल की होगी या तो इन्वेस्टमेंट की होगी। तो सी प्लस आई उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली सी प्लस आई, मतलब कंज्यूमेबल की डिमांड, इन्वेस्टमेंट की डिमांड। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो हम एग्रीगेट सप्लाई लिखे या तो नेशनल इनकम, दोनों चीजें सेम है। और सी प्लस आई लिखे या एडी लिखे, दोनों चीजें सेम है। ये भी अच्छा समझ में आती है? यस सर। और अब हमने क्या किया, इसको हमने और डिवाइड किया, इसको हमने और डिवाइड किया। सर कैसे डिवाइड किया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम सब डिवाइडेड, दो पार्ट में और डिवाइडेड। कैसे? कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब आपके पास जो इनकम है उसको आप कैसे यूज करोगे? या तो आप देखो, या तो आप परचेज करोगे ऐसे गुड्स जिसमें आपका कंजम्पशन हो, ठीक है, एक सेकेंड। या तो आप बेटा परचेस करोगे कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब जिसको आपको कंज्यूम करना है, या तो आप ऐसा गुड्स परचेस करोगे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा? सेविंग हो जाएगी। या तो आप कंजम्पशन करोगे, सुनो अब आपके पास इनकम है, ठीक है, आपके पास इनकम है तो आप क्या करोगे? या तो आप उसका यूज करोगे, ठीक है, या तो आप उसका यूज करोगे। जैसे कि आपने कोई चीज परचेस की, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने बाइक परचेस की, बाइक परचेस की यूज करने के लिए, तो उसे हम कंजम्पशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ सर बोलेंगे, ठीक है। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? या तो आपने उस इनकम को यूज किया, अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज है, कितना बेटा? 60 रुपीज, ठीक है। उसमें से आपने आपने कुछ चीजें परचेज कर ली, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज आपने क्या कर दिया? यूज कर दिया कंजम्पशन के लिए, और 20 रुपीज आपने बचा के रखे, तो 20 रुपीज इज योर सेविंग। आपकी ये क्या है? टोटल इनकम। क्या ये बात आपको समझ में आती है? टोटल इनकम, टोटल इनकम में से दो पार्ट होता है, एक तो सेविंग होता है और एक आप क्या करते हो? उसे यूज करते हो, बट हम यूज नहीं लिखते, इकोनॉमिक्स में हम उसे बोलते हैं कंजम्पशन। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल इनकम इज इक्वल टू, या नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम, उसमें दो पार्ट हो सकते हैं। या तो आप उसे क्या करोगे? कंज्यूम करोगे, कंजम्पशन करोगे। अगर कंजम्पशन नहीं करोगे तो वो आपके पास सेविंग बचेगी, हाँ सर सेविंग बचेगी, ठीक है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो टोटल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड में क्या था? आपने कंजम्पशन वाली चीजें यूज की, कंजम्पशन डिमांड है, ठीक है। या तो आपने कहां पे यूज किया होगा? इन्वेस्टमेंट में किया होगा, प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। अब ये जो कंजम्पशन के लिए यूज किया, ये जो कंजम्पशन के लिए हमने यूज किया, वो हमने कंजम्पशन डिमांड के सामने मीट किया होगा। मतलब अगर हम कंजम्पशन डिमांड को, कंजम्पशन और कंजम्पशन डिमांड को हटाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने, हमारे पास जो सेविंग थी, हमारे पास जो पैसा था, वो हमने कहां पे लगाया होगा? इन्वेस्टमेंट में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब हम जितना सेविंग करते हैं उतना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आती है? अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं
सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर आसान भाषा में बताऊं तो आप जो इनकम अर्न करते हो उसमें से या तो आप उसे कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, उससे आप क्या लेते हो, कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन डिमांड को मीट करते हो, ठीक है, या तो आप उसे सेविंग करते हो, और सेविंग करोगे तो आप उसे क्या करोगे बेटा, इन्वेस्टमेंट करोगे। ये इतनी आसान चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स वे में समझाना चाहते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई बेटा। आपकी इनकम को या तो आप कंजम्पशन के लिए यूज करोगे, कंजम्पशन मतलब किसी चीज को परचेज करोगे अपने यूज के लिए, ठीक है, तो वो कंजम्पशन डिमांड उसके साथ आ जाएगी। और या तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास कुछ पैसा बचेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, सेविंग करते हैं, और सेविंग करोगे तो उसे क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात वही चीजें आपको समझाई हुई है। क्या ये बात आपको बेटा समझ में आ रहा है, मुझे ये बताइए। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। अब आप क्या करिए, इतना पैराग्राफ खुद से पढ़िए, इतना पैराग्राफ खुद से पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना पैराग्राफ बेटा खुद से पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि आपको समझ में आया। एस इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है यार, सेविंग ही इन्वेस्टमेंट होगा ना, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एस इज इक्वल टू आई, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद बताइए मुझे कि सर डन डना डन, डन डना डन ऐसा बताइए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पढ़ने के बाद मेरे को आपको एक चार्ट भी, अगर आपके पास जगह है तो, एस और नेशनल इनकम, उसको ब्रैकेट में लिखना वाई, ठीक है। फिर उसका हम क्या करेंगे, दो पार्ट करेंगे, एक हम करेंगे कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, कंजम्पशन, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन सॉरी डिमांड, डिमांड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेविंग, हम इसे क्या करेंगे बेटा, सेविंग, और सेविंग को हम क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये दोनों चीजों को अगर हम टोटल करें तो इसे हम क्या कहते हैं, ईडी। ईडी का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया, टोटल वही मिलके आ रहा है। एग्रीगेट सप्लाई है, अगर आपको एएस ना समझ में आए तो एग्रीगेट सप्लाई के बाजू में लिख दीजिए सर एएस, और एग्रीगेट डिमांड के बाजू में आप लिख दीजिए सर एडी, ठीक है। तो कंजम्पशन और सेविंग मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज एस इज इक्वल टू आई, मतलब सेविंग इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए एस, इसको लिख दीजिए आई, ठीक है, इसको कंजम्पशन डिमांड को लिख दीजिए सी, ठीक है, और इसको भी लिख दीजिए सी, ताकि आपको इजीली याद रहे। दोनों को मिलाओगे तो ये आपका बन जाएगा डी, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ये आपका एग्रीगेट सेल। इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद बताइए कि डन डना डन, क्योंकि अभी अपने को ब्रेक लेना है और 10:30 बजे अपने को अकाउंट शुरू करना है, ठीक है। कौन सा, डेप्रिशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर से अटेंड करिए, ठीक है। चलिए डन, चलिए आ जाइए। अब मेरे को ये बताइए कि आपके पास जो सेविंग होगी, आपके पास जो सेविंग होगी, क्या आप उसको सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं सर। देखो दो चीज होती है, सेविंग किसके पास होती है, दो चीजों के पास होती है, एक होती है आपके पास और दूसरा होता है आपके बिजनेस के पास। आपके पास जो पैसा होता है हम उसे पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते,
बट आपके बिजनेस के पास अगर पैसा पड़ा है तो बिजनेस का मकसद ही ये है कि कहीं ना कहीं से पैसे कमाना, वो पैसे को कभी पड़ा नहीं रहने देता। इसीलिए हर बार S इज इक्वल टू आई सही नहीं होगा। कब सही नहीं होगा? जब आप इंडिविजुअल के पास पैसा है, जब आप इंडिविजुअल के पास पैसा है, मतलब बिजनेस के पास नहीं है। देखो आ जाइए, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बट ये क्या कहना चाहता है? बट नो गारंटी दैट टू शुड बी ऑलवेज बी इक्वल। मतलब ऐसी गारंटी नहीं है कि दोनों हर बार सेम होंगे, ये दोनों हर बार सेम होंगे, ये गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सेविंग आर मेड बाय हाउस होल्ड्स वाइल इन्वेस्टमेंट आर अंडरटेकन बाय बिजनेसमैन। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। और सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। देयर मोटिव आर कंप्लीटली डिफरेंट, दोनों का मोटिव अलग अलग होता है। किसी का सेविंग का मोटिव होता है कि भैया फ्यूचर में पैसे काम में आएंगे। इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या होता है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मोटिव होता है कि भैया पैसे कमाना। ठीक है, आ जाइए। तो यहां पे मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां से अपन कल पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ नोट, इफ देयर इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एस इज इक्वल टू एस डज नॉट इक्वल टू आई, क्योंकि भैया इन्वेस्टमेंट कौन सी बाहर की कंट्री का बढ़ रहा है और सेविंग हमारे कंट्री का है, तो ये दोनों कभी मैच नहीं होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये नोट वाला चीज। ठीक है, इसको आप जरूर से ब्लू से हाईलाइट करिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आई होप आपने इतना हाईलाइट कर लिया होगा। और अभी अपन क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। और अपने कितनी चीजें बाकी है एक बार मैं देख लेता हूँ। 11वां पेज है। नेक्स्ट क्या है फिर अपना? 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 2 सेशन अभी और जाएंगे इस सेशन, इस चैप्टर में 2 सेशन अपने और जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं कुछ ही समय के बाद। ठीक है, तो हम मिलेंगे एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद। ठीक है, 15 मिनट के बाद मिलेंगे, 10:35 to 40 के बीच में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।